हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अल्टीमेट इन्फो में। फ्रेंड्स, आई एम प्रीति। फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो लेकर आई हूँ। वैसे आप टाइटल देख के समझ ही गए होंगे। तो जी हाँ, मैं प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने के पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट टाइम से जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए। और फ्रेंड्स, आपकी फैमिली या फ्रेंड्स में कोई भी प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में जानना चाहता है तो ये वीडियो आप उनके साथ शेयर भी कर सकते हो। दोस्तों, अगर आप भी, आपकी फैमिली या आपका कोई फ्रेंड घर लेने का प्लान कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे प्रधानमंत्री आवास योजना का बेनिफिट आप ले सकते हो। तो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक ध्यान से देखिए दोस्तों। वीडियो स्किप बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि हर एक टॉपिक आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम प्रधानमंत्री आवास योजना ये शुरू करने के पीछे क्या उद्देश्य है, इसका इसे स्टार्ट करने के पीछे क्या पर्पज़ है, तो ये हम देख लेते हैं। तो इसका फर्स्ट पर्पज़ ये है कि प्रधानमंत्री आवास योजना भारत सरकार द्वारा एक पहल है जिसमें शहरी गरीबों को 31 मार्च 2022 तक 20 मिलियन किफ़ायती घर बनाने के लक्ष्य के साथ किफ़ायती आवास उपलब्ध कराए जाएंगे। अब फ्रेंड्स, इसके दो घटक हैं। पहला तो शहरी गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना, एंड सेकंड ग्रामीण गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना। मतलब ये अर्बन, ग्रामीण और रूरल, ये तीनों के लिए ये योजना लागू होती है। और फ्रेंड्स, ये योजना का बेनिफिट काफ़ी लोग उठा रहे हैं, बिकॉज़ जब भी आप घर के लिए अप्लाई करते हो और आप फर्स्ट टाइम घर लेने जा रहे हो तो ये स्कीम आपको मिलना ही है अगर आप इसके लिए अप्लाई करते हो तो। सो फ्रेंड्स, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम लोग देख लेते हैं। अगर आप ये स्कीम पाना चाहते हो तो आपको कौन कौन सी कंडीशन फुलफ़िल करनी पड़ेंगी, तो चलिए देख लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है इसमें, एक परिवार में पति पत्नी, अविवाहित बेटे और या अविवाहित बेटियां शामिल होंगी। मतलब एक फैमिली में आपका हस्बैंड वाइफ, अनमैरिड बेटे और अनमैरिड बेटियां शामिल होंगी। सेकेंड पॉइंट है, कमाई करने वाले व्यक्ति को एक अलग हाउस होल्ड के रूप में माना जा सकता है, चाहे उनकी वैवाहिक स्थिति कुछ भी हो। थर्ड पॉइंट है फ्रेंड्स, यदि आपके नाम से पहले से ही कोई पक्का मकान या पक्का घर है तो आप इस सब्सिडी का लाभ नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि इस सब्सिडी के साथ आप जो भी घर लेने जा रहे हो वो आपका पहला मकान या घर होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है दोस्तों, अगर आप EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ये ग्रुप में आप आते हो या LIG ग्रुप में, लोअर इनकम ग्रुप में अगर आप आते हो तो इसमें महिला स्वामित्व मीन्स विमेन ओनरशिप का होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप ये सब्सिडी का फ़ायदा उठा सकते हो। अगर फ्रेंड्स आप अनमैरिड हो तो इसमें आप अपने माँ का नाम ऐड कर सकते हो, और अगर मैरिड हो तो आप इसमें अपनी वाइफ का नाम ऐड कर सकते हो। अब नेक्स्ट फ्रेंड, हम देख लेते हैं कि प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत आने वाले चारों भी ग्रुप में क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में। तो इसमें जो हाउस होल्ड इनकम जो होनी चाहिए, एनुअल इनकम, वो 2 लाख से 3 लाख के बीच में होनी चाहिए दोस्तों। मैक्सिमम कारपेट एरिया, जो घर आपने देखा है, जिस घर पे आप ये योजना का लाभ उठाना चाहते हो, तो उसका मैक्सिमम कारपेट एरिया 30 स्क्वायर मीटर होना चाहिए। इंटरेस्ट सब्सिडी 6.5% रहेगा। लोन लिमिट जो है वो 6 लाख का रहेगा। पीरियड ऑफ सब्सिडी इज़ 20 ईयर्स। तो फ्रेंड्स, इसमें कम से कम 20 साल का तो लोन आपका होना ही चाहिए, तभी आपको ये सब्सिडी का फ़ायदा मिलेगा। मैक्स सब्सिडी अमाउंट जो है वो 2.67 लाख है। फिर नेक्स्ट हम देख लेते हैं LIG ग्रुप। LIG ग्रुप में भी फ्रेंड्स जो हाउस होल्ड इनकम रहेगी वो 3 से 6 लाख के बीच में होनी चाहिए। मैक्सिमम कारपेट एरिया 60 स्क्वायर मीटर। इंटरेस्ट सब्सिडी 6.5%। लोन लिमिट 6 लाख रहेगा। पीरियड ऑफ सब्सिडी भी यहाँ पे भी 20 ईयर्स ही रहेगा। मैक्सिमम सब्सिडी अमाउंट जो है यहाँ पे भी 2.67 लाख रहेगा। तो कंपैरेटिवली देखा जाए तो EWS और LIG ग्रुप में
काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो मैच करती है। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं MIG ग्रुप, मिडिल इनकम ग्रुप 1। इसमें 2 पार्ट्स है फ्रेंड्स, मिडिल इनकम ग्रुप 1 और मिडिल इनकम ग्रुप 2। तो मिडिल इनकम ग्रुप 1 देख लेते हैं हम लोग। इसमें इनकम स्लैब जो है वो 6 से 12 लाख के बीच में होना चाहिए आपका। मैक्सिमम कारपेट एरिया 120 स्क्वायर मीटर होना चाहिए। इंटरेस्ट सब्सिडी आपका 4% रहेगा दोस्तों। लोन लिमिट आपका 9 लाख का रहेगा। पीरियड ऑफ सब्सिडी इसमें 20 ईयर्स रहेगा और मैक्सिमम सब्सिडी अमाउंट यहाँ पे 2.35 लाख्स रहेगा। फिर नेक्स्ट है MIG 2। इसमें इनकम स्लैब जो होना चाहिए वो आपका 12 से 18 लाख के बीच में रहना चाहिए। मैक्सिमम कारपेट एरिया 150 स्क्वायर मीटर रहना चाहिए। इंटरेस्ट सब्सिडी आपका 3% रहेगा। लोन लिमिट आपका 12 लाख का रहना चाहिए। देन पीरियड्स ऑफ सब्सिडी यहाँ पे आपका 20 ईयर्स का होना चाहिए। तो ज़्यादातर आपने यहाँ पे नोटिस किया होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे पीरियड ऑफ सब्सिडी सभी का 20 ईयर्स है, बिकॉज़ ये सब्सिडी का फ़ायदा उठाने के लिए आपको 20 साल का टेन्योर होना ही चाहिए आपका। देन मैक्सिमम सब्सिडी अमाउंट जो है MIG 2 ग्रुप में 2.30 लाख का रहेगा। तो नेक्स्ट हम फ्रेंड्स देख लेते हैं सब्सिडी एप्लीकेशन प्रोसेस। अब सब्सिडी एप्लीकेशन प्रोसेस में क्या रहेगा फ्रेंड, अगर आप ये सब्सिडी पाना चाहते हो तो क्या क्या प्रोसेस आपको करनी पड़ेगी, तो वो हम जान लेते हैं इसमें। तो फर्स्ट पॉइंट है इसमें प्रॉपर्टी सिलेक्शन और हाउस सिलेक्शन। तो अगर आप प्रॉपर्टी लेना चाहते हो कोई भी, तो आपको सबसे पहले तो वो प्रॉपर्टी को अच्छे से वेरीफाई करना पड़ेगा। देन उसके बाद में आपको बैंक को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि आप ये प्रॉपर्टी आप लेना चाहते हो, क्योंकि आपको लोन तो बैंक से ही या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ही लेना पड़ेगा। तो ये सबसे पहला प्रोसेस है। सेकंड रहेगा लोन एप्लीकेशन प्रोसेस। प्रॉपर्टी का वेरिफिकेशन करने के बाद आप लोन एप्लीकेशन प्रोसेस करेंगे फ्रेंड्स। आप जो भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेना चाहते हो वो सारा लोन का प्रोसेस वहाँ से होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं गेट सैंक्शन लेटर एंड अप्रूवल लेटर। आप जैसे लोन के लिए अप्लाई करोगे फ्रेंड्स, उसके कुछ दिनों के बाद में आपको सैंक्शन लेटर या अप्रूवल लेटर मिल जाएगा बैंक मैनेजर से। नेक्स्ट है म्यूचुअल एग्रीमेंट बिटवीन बैंक एंड कस्टमर इंक्लूडिंग सब्सिडी फॉर्म सिग्नेचर। सो फ्रेंड्स, एक म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है बैंक और कस्टमर के बीच में। लोन डिसबर्समेंट के पहले का ये प्रोसेस है, जिसमें आपका सब्सिडी का फॉर्म भी रहेगा, जिसमें आपका सिग्नेचर वगैरह ले लिया जाएगा। तो वो एक बार आप ज़रूर वेरीफाई कर लीजिएगा जब भी आप लोन के लिए अप्लाई करते हो। नेक्स्ट है लोन डिसबर्समेंट प्रोसेस। उसके बाद में जनरेट सब्सिडी आईडी विथ लोन एग्रीमेंट। फ्रेंड्स, आपका लोन का प्रोसेस होने के बाद में आपको अप्रूवल लेटर मिलने के बाद में आपका सब्सिडी आईडी जनरेट होगा लोन एग्रीमेंट के साथ में। तो लोन एग्रीमेंट में वो आईडी वगैरह ये जो है वो सब चीज़ें मेंशन रहेगी, तो आप एक बार अच्छे से इसे वेरीफाई कर लीजिएगा। नेक्स्ट है वेरिफिकेशन प्रोसेस इंक्लूड 4 पार्टीज़। अब आपका लोन भी अप्रूव हो चुका है, आपको सब्सिडी आईडी भी मिल चुका है, आपका लोन एग्रीमेंट भी आ गया है। अब फ्रेंड नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपका ये जो भी प्रोसेस हुआ है ये एक वेरिफिकेशन के लिए जाता है। अब ये वेरिफिकेशन के लिए तो जाता है नोडल ऑफिसर के पास, बट ये वेरिफिकेशन प्रोसेस में 4 पार्टीज़ इंक्लूड होती है। तो फर्स्ट है कस्टमर, सेकंड बैंक, थर्ड नोडल एजेंसी, फोर्थ है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये 4 पार्टीज़ इसमें इंक्लूड रहेगी। तो मेन जो है आपका वेरिफिकेशन ये नोडल एजेंसी के तरफ से ही होता है। वहाँ से अप्रूवल मिलने के बाद में ये जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में। और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ सब्सिडी अमाउंट सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ट्रांसफ़र जो भी सब्सिडी है वो ट्रांसफ़र कर देती है कस्टमर के लोन अकाउंट में। और इस तरफ से आपका जो सब्सिडी अमाउंट जितना भी आता है वो आपके
आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल अमाउंट से डिडक्ट हो जाता है। अब फ्रेंड्स आप ये बोलोगे कि सब्सिडी तो मुझे मिल गई, लेकिन सब्सिडी का कैलकुलेशन कैसे होता है, आपके लोन अमाउंट से आपका सब्सिडी कैसे डिडक्ट होगा। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट तो आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल अमाउंट मान लीजिए आपने लिया है 15 लाख रुपए का, और सब्सिडी अमाउंट एज़ पर द स्कीम जो है वो 2,67,000 रुपये का है। अब वे सारी चीज़ें होने के बाद में, वेरिफिकेशन होने के बाद में, आप जो भी ग्रुप में आते हो वो ग्रुप के अकॉर्डिंग आपका जो एलिजिबल अमाउंट जो आता है वो 2 लाख रुपए आता है। तो क्या होगा, ये 15 लाख से जो आपका आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल है उससे ये अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा। तो कितना बचा, 13 लाख रुपए। तो 13 लाख रुपए ये आपका टोटल आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल होगा। ये अमाउंट अब आपके ईएमआई में कन्वर्ट हो जाएगा जो आपको मंथली पे करना है नेक्स्ट 20 ईयर्स। अब फ्रेंड्स कुछ केसेस में ऐसा होता है ना कि गवर्नमेंट अपना सब्सिडी वापस ले लेती है कस्टमर से। तो ये क्यों होता है, तो इसके मेन 2 ही रीज़न हैं। पहला रीज़न, अगर आपका प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन है और आपने बैंक को जो समय दिया है वो समय के पहले अगर आपको पोजीशन नहीं मिलता है तो आपका जो सब्सिडी है ये गवर्नमेंट वापस ले लेंगी। सेकंड केस में है डिफ़ॉल्ट इन योर होम लोन। अगर आप आपके होम लोन में डिफ़ॉल्ट करते हो, आप ईएमआई नहीं भर रहे हो प्रॉपर तरीके से, तो आपका जो सब्सिडी है ये गवर्नमेंट वापस ले सकती है। तो मैं तो सजेस्ट करूँगी आपको कि आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में ना जाइए, क्योंकि इसमें सब्सिडी मिलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और होम लोन में भी आप डिफ़ॉल्ट मत कीजिए, क्योंकि वो आपका ही नुकसान है। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो। होप आज का वीडियो आपको पसंद आया रहेगा। फ्रेंड्स ये वीडियो अगर आप अपने फैमिली फ्रेंड से शेयर करना चाहते हो तो ज़रूर करिए।